हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से करें और अपनी तैयारी को भी जांच लें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अभिभावात्मक, मनोक्रियात्मक या फिर कौशलात्मक। तो विज्ञान संबंधी जो भी प्रयोग होते हैं उनको स्पष्ट रूप से कर लेना या उनको सिद्ध करना या उनकी त्रुटियों का पता लगा लेना, ये कौशलात्मक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि के जन्मदाता हैं। तो प्रयोजन विधि के जो जन्मदाता हैं वो हैं किलपैट्रिक। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन हैं, तो वो हैं किलपैट्रिक। आगे अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो बालकों के साथ की गई क्रिया प्रभावी होगी यदि अध्यापिका नहीं जानती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, या फिर अध्यापिका अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए उन्हें संचालित करती है, या प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया प्रधान अधिगम के लिए दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने हेतु अध्यापिका उन क्रियाओं को करती है, या फिर लास्ट में है कि वह मानती है कि क्रिया प्रथम शिक्षा बालकों को संकल्पना समझने में सहायता करेंगी। तो इसमें ये पूछा गया है कि बालकों के साथ की गई क्रिया प्रभावी होगी यदि मतलब जो अध्यापिका है वह ये मानती है कि क्रिया प्रथम शिक्षा बालकों को संकल्पना समझने में सहायता करेगी। तो यदि अध्यापिका ये चीज़ जानती है तभी वह क्रिया प्रभावी होगी। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि है कहानी कथन विधि, व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो प्राथमिक स्तर पर जो व्याख्यान विधि है या परिचर्चा विधि और प्रश्नोत्तर विधि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण या प्रभावी नहीं रहेगी। यहाँ पर जो सबसे प्रभावी विधि होगी वो होगी कहानी कथन विधि, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को वाद विवाद और चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, या कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है कि यदि सहयोगी अधिगम को बढ़ावा देना है तो एक शिक्षक को क्या करना होगा। तो यदि सहयोगी अधिगम बढ़ाना है तो उन्हें सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। और अगला है, इनमें से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है, असाइनमेंट, पेपर, प्रश्नोत्तरी या फिर चर्चा। तो औपचारिक की अगर बात करें तो औपचारिक को हमने एक वीडियो में समझाया भी था। और मतलब औपचारिक से मतलब ये होता है कि जब कोई भी कार्य आपको नियमों के तहत करना होता है तो उसे औपचारिक कहते हैं। तो यहाँ पर जो औपचारिक मूल्यांकन है, मतलब मूल्यांकन नहीं है पूछा गया है, तो असाइनमेंट, पेपर और प्रश्नोत्तरी ये औपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, जबकि जो चर्चा है ये औपचारिक मूल्यांकन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है, समस्या समाधान विधि, निरीक्षण, व्याख्यान विधि या फिर प्रयोगी विधि। तो सबसे पहले यहाँ पर ये पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की जो मतलब सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो प्राचीन विधि है, तो प्राचीन विधि थी व्याख्यान विधि। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में मतलब शिक्षण प्रक्रिया और फिर यहाँ पर खाली स्थान है में का महत्वपूर्ण स्थान होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है एक शिक्षक का। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, यूलर या फिर फ्रॉवेल।
तो ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। खेल विधि, समीकरण विधि, प्रदर्शन विधि या फिर संश्लेषण विधि। तो प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाने के लिए सबसे जो उपयुक्त विधि रहेगी वो रहेगी खेल विधि, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बालक की गणित में कमजोरी वाले क्षेत्र का पता लगाने वाली विधि कहलाती है। लिखित कार्य, मौखिक कार्य, उपचारात्मक कार्य या फिर निदानात्मक कार्य। तो यदि बालक की गणित में कमजोरी का पता लगाना है, तो गणित ही नहीं मतलब किसी भी क्षेत्र में बालकों की यदि कमजोरी का हमें पता लगाना है तो उसके लिए जो विधि होगी वो होगी निदानात्मक कार्य, यानी कि निदानात्मक कार्य के दौरान हम बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनका पता लगाते हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और निदानात्मक कार्य के दौरान हम पता लगाते हैं, उसके बाद समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम उपचारात्मक विधि को अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कमजोरियों का पता लगाना, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा, यानी कि निदानात्मक कार्य। और अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है दंड, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रगति की जानकारी या फिर प्रतिस्पर्धा। तो अभिप्रेरणा की जो अनुचित विधि है वो दंड हो जाएगी, क्योंकि दंड पूरी तरीके से वर्जित है और बच्चों को दंड नहीं देना है। तो अभिप्रेरणा की जो अनुचित विधि रहेगी वो दंड ही रहेगी, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो ये कहलाती है अधिगम का सकारात्मक अंतरण, अधिगम का निरपेक्ष अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण या फिर अधिगम का शून्य अंतरण। तो यानी कि जब भी आपने पूर्व में कुछ सीखा है और नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बना रहा है, मतलब कि जो आपका पुराना वाला ज्ञान है वो किसी भी नई चीज़ को सीखने में आसानी प्रदान करता है, तो ऐसे में जो अधिगम होगा वो अधिगम का सकारात्मक अंतरण कहलाएगा। तो ऑप्शन हमारा पहला नंबर सही हो जाएगा। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो जो इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियां होती हैं इनका विकास होता है शैशवावस्था में। और इसमें जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है ये लड़कियों में और ओडिपस ग्रंथि बालकों में पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला यानी कि शैशवावस्था सही हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृत्ति का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, तो इस परिभाषा को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब ये पिछले एग्जाम में पूछी गई है। तो जो परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है, और ये किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है? तो ये परिभाषा है J.M. स्टीफन द्वारा, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भूख, प्यास, सुरक्षा की आवश्यकता। ये जो सभी प्रेरक हैं ये कैसे प्रेरक हैं? कृत्रिम हैं, अर्जित हैं, सामाजिक हैं या फिर प्राकृतिक या स्वाभाविक हैं? तो जो भूख, प्यास और सुरक्षा है ये कृत्रिम प्रेरित नहीं है और ना ही ये अर्जित किए जाते हैं और ना ही ये सामाजिक हैं, बल्कि जो भूख, प्यास या सुरक्षा की आवश्यकता होती है ये सभी जो प्रेरक हैं ये प्राकृतिक होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो प्रश्नावली का प्रकार है बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या फिर सचित्र प्रश्नावली। तो जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको हाँ या ना में देना है तो इसका मतलब है कि उसका जो उत्तर है वो एक ही होगा, और ऐसे कंडीशन में जो प्रश्न होते हैं उसे हम कहेंगे बंद प्रश्नावली, यानी कि उसके बहुत सारे उत्तर नहीं हो सकते, उसे आपको हाँ या ना में ही बताना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हम बंद प्रश्नावली के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा।
और साथ ही यदि हम खुली प्रश्नावली की बात करें तो एक क्वेश्चन के कई सारे उत्तर हो सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पर खुली प्रश्नावली आएगी, बट यहाँ पर हाँ या नहीं के लिए पूछा गया है तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही रहेगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो ये कहलाता है सकारात्मक अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण, या फिर शून्य स्थानांतरण, या अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। तो ये अधिगम भी हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था, यदि जिन लोगों ने पढ़ा है तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि यदि पूर्व में आपने कोई चीज़ सीखी है और नई स्थितियों में जब आप कुछ सीख रहे हैं तो पूर्व वाला ज्ञान आपको नई चीज़ों को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे में जो आपका अधिगम का स्थानांतरण होता है वो नकारात्मक होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ाई हैं, विकास जब पढ़ाया था उसके अंतर्गत। तो जिसने भी वीडियोज नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में आप लोगों को सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो बालकों का आकर्षण होता है वो विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है, मतलब कि कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही रहेगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है, तो निरंतरता का सिद्धांत भी होता है, एकीकरण का भी होता है, और विभिन्नता का सिद्धांत भी होता है। जबकि जो विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं होता है, बल्कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है, तो जो पहला ऑप्शन है वही नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही रहेगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, तो ऐसा समावेशी शिक्षा में नहीं कहा गया है। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, तो ऐसा भी नहीं है। और सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये भी नहीं। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि हमें उनकी योग्यताओं अयोग्यताओं किसी भी चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए सभी बच्चों को हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवानी है। समावेशन का मतलब होता है कि सभी को शामिल करना, यानी कि हमें सभी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल करना है, सभी को शिक्षित करना है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि CCE प्रणाली के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है, सामग्री के छोटे हिस्से पर लिखने की प्रगति की पहचान करता है, या फिर अगला ऑप्शन है उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध करवाता है, या गैर शिक्षण योजनाओं की पहचान करता है। तो सबसे पहले CCE जो प्रणाली होती है, यानी कि बच्चों का सतत मूल्यांकन करना, तो इसके लिए पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो जब भी हम बच्चों का सतत मूल्यांकन करते हैं तो उसके अंतर्गत बच्चों के मूल्यांकन के दौरान फिर हम पता करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है, या फिर उन्हें सीखने में कहाँ पर कठिनाइयाँ आई हैं, या कोई चीज़ वो नहीं सीख पाए हैं तो उसको हम किस और तरीके से सिखाएं। तो ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन के अंतर्गत पता करते हैं। तो इसमें हमें ये भी पता चलता है कि गैर शिक्षण योजनाओं की पहचान करना, यानी कि जो भी हमने शिक्षण विधि बच्चों को मतलब जिस भी शिक्षण विधि से पढ़ाया था, तो यदि बच्चों को समझ में नहीं आया है तो उसका उपयोग न करके अगली बार हम किसी और शिक्षण विधि से पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये गैर शिक्षण योजनाओं की भी पहचान करता है, साथ ही उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध करवाता है। मतलब कि जब हम बच्चों की समस्याओं को जान लेते हैं तो उसके बाद हम उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो समस्याओं का समाधान करना ही उपचारात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है। तो ये भी सही रहेगा। और अगला है कि सामग्री के छोटे हिस्से पर लिखने की प्रगति की पहचान करता है।
तो कहने से मतलब ये है कि जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं सतत रूप से, यानी कि कंटिन्यू मूल्यांकन करना, तो वहाँ पर बच्चों की मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी गलतियाँ या छोटी छोटी समस्याएं कहाँ पर उनको आ रही हैं, तो इन सभी चीज़ों की पहचान भी होती रहती है, और क्या बच्चों ने सीखा क्या नहीं सीखा, इन सभी चीज़ों की प्रगति के बारे में हमें पता चलता रहता है। तो ऑप्शन हमारा ये भी सही रहेगा। और यहाँ पर नहीं वाला पूछा है, यानी कि ये प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। और अगला है, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। तो जो लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम मतलब को प्रकाशित किया था, और इस समिति के जो प्रतिवेदन के लेखक थे वो थे यशपाल। तो इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। कक्षा में एक अप्रिय घटना हो गई, अध्यापक को इसका हल निकालना चाहिए। कक्षा में ही मसले पर चर्चा द्वारा, प्रधानाचार्य से मसले पर चर्चा द्वारा, या फिर अपने सहकर्मियों से मसले पर चर्चा द्वारा, या मसले को अपने परिवार में चर्चा द्वारा। तो यहाँ पर यदि कक्षा में एक अप्रिय घटना हो गई है तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो यदि कक्षा में कोई भी घटना हो गई है, यानी कि बच्चों ने आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया है या किसी भी प्रकार की कोई घटना हो गई है, तो एक अध्यापक को कक्षा में ही मसले पर चर्चा द्वारा हल कर लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला ही सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोलमैन के सामवेगिक बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों को सामाजिक मस्तिष्क पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्तिगत बुद्धि को नियंत्रित करता है उनके द्वारा दिए गए संवेग बुद्धि के क्षेत्रों के क्रम को पहचानिए। तो उन्होंने जो संवेग बुद्धि के क्षेत्र बताए हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया है आत्म जागरूकता को। तो यहाँ पर 4 नंबर में दिया है आत्म जागरूकता, यानी कि पहले उन्होंने बताया है आत्म जागरूकता को, और उसके बाद अवप्रेरणा, फिर आत्मनियमन, उसके बाद परानुभूति, और बाद में सामाजिक कौशल। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 नंबर सही रहेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति पहले आत्म जागरूक होगा, और जब वह जागरूक होगा तो उसके अंदर अवप्रेरणा यानी कि उसे मोटिवेशन मिलेगा, और फिर वह आत्मनियमन यानी कि वह स्वयं को नियमित करेगा। उसके बाद परानुभूति से मतलब है कि दूसरों को समझना, और जब ये सारी चीज़ें विकसित हो जाएंगी तो उसके बाद फिर सामाजिक कौशल यानी कि उसके अंदर सामाजिक कौशल भी विकसित हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ शिक्षण का महत्वपूर्ण संकेतक है। पहला ऑप्शन है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में पूर्ण शांति, कक्षा में शिक्षार्थियों की उपस्थिति, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न। तो यहाँ भी ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ शिक्षण का महत्वपूर्ण संकेतक है। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा। और पूर्ण शांति, तो ये भी सही नहीं है। जब हमने एनसीएफ को पढ़ाया था तब बताया था कि पूरी तरीके से यदि कक्षा में खामोशी है तो वह अधिगम का सूचक नहीं होती, तो ये वाला भी गलत रहेगा। और कक्षा में शिक्षार्थियों की उपस्थिति, ये भी सही नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण संकेतक होता है वो ये होता है कि शिक्षार्थियों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, यानी कि बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो ये पता चलता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, और तभी वे जागरूक हो रहे हैं और क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्ष में अध्यापक निर्मित और प्रमाणीकृत परीक्षणों में अंतर होता है। परीक्षणों की विश्वसनीयता और वैधता, परीक्षणों में समाहित विषय वस्तु, परीक्षणों के अंकन की विधि, या फिर परीक्षा को पूरा करने का समय। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस पक्ष में अध्यापक निर्मित और प्रमाणीकृत परीक्षणों में अंतर होता है। मतलब वो कोई शिक्षक जब बच्चों का टेस्ट वगैरह लेता है तो उसके द्वारा बनाए गए पेपर और जो बोर्ड की तरफ से पेपर बन के आते हैं उनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है परीक्षणों की विश्वसनीयता और वैधता,
तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, मतलब अध्यापक जो बनाएगा वो भी क्वेश्चन को अच्छे से लेगा, मतलब वो भी विश्वसनीय होंगे और वैध होंगे। और परीक्षणों में समाहित विषय वस्तु, इसके अलावा परीक्षणों के अंकन की विधि तो ये भी समान रहेगी। मतलब जिस तरीके से बोर्ड की तरफ से पेपर बन करके आता है, तो यदि अध्यापक पेपर लेगा मतलब बोर्ड एग्जाम में तैयार करने के लिए, तो वह भी उसी तरीके से अंकन विधि को भी अपनाएगा। और परीक्षा को पूरा करने का समय तो समय भी सेम ही रखेगा, ताकि बच्चों की मतलब आदत बन जाए कि किस तरीके से परीक्षा को देना है, तो समय को भी सेम रखेगा। यहाँ पर जो अंतर होगा वो परीक्षणों में समाहित विषय वस्तु में अंतर हो सकता है, क्योंकि जब अध्यापक छात्रों का टेस्ट या परीक्षा ले रहा है तो उसे ये पता होता है कि बच्चों को कहाँ पर कठिनाइयाँ वगैरह हैं, या जो कुछ भी अभी पढ़ाया है उसी के आसपास की विषय वस्तु को वह उसमें समाहित करेगा और उसी के हिसाब से वह परीक्षा को बनाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, यानी कि परीक्षणों में समाहित विषय वस्तु में अंतर हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के प्रश्नों का निर्माण के समय कौन से प्रकार के प्रश्न निर्माण में कठिन और अंकन में सरल माने जाते हैं? वैकल्पिक उत्तर वाले, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी या फिर निबंधात्मक। मतलब ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो निर्माण में कठिन होते हैं और अंकन में सरल होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न। मतलब कि जब भी बहुविकल्पी प्रश्न बनाए जाते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन देने होते हैं और उसमें एक सही ऑप्शन भी देना होता है। तो ऐसे प्रश्नों का निर्माण करने में कठिनाई होती है, मतलब निर्माण में ये कठिन होते हैं जबकि अंकन में सरल होते हैं। यहाँ पर वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्नों के लिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। वैकल्पिक से मतलब होता है कि ऐसे प्रश्न जिसके एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं, मतलब उसके लिए विकल्प उपलब्ध होते हैं कि उसके कई आंसर भी हो सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही रहेगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, स्कूली स्तर पर एक अध्यापक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? आधुनिक और अद्यतन, जिस समाज से छात्र आते हैं उस समाज की सामान्य वेशभूषा, या फिर सभी शिक्षकों हेतु एक सी होनी चाहिए, या जितना संभव हो उतना सादा। तो एक शिक्षक की जो वेशभूषा है वो सिंपल होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा कि जितना संभव हो उतना सादा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है? एक पृथक विषय के रूप में, स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देकर, शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके, या फिर प्रकृत अध्ययन पाठों द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके उन्हें यौन शिक्षा दी जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही रहेगा, क्योंकि बच्चा अभी इतना प्राथमिक स्तर पर इतना छोटा होता है कि वह एक पृथक विषय के रूप में नहीं पढ़ पाएगा। और स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में भी हम आगे चलकर मतलब बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, तो ये भी सही नहीं है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो यही सही होगा कि शारीरिक शिक्षा के साथ ही समन्वित करके उसे यौन शिक्षा दी जा सकती है। अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के मानसिक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति है? विद्यार्थियों को दंडित करना, माता पिता को सूचित करना, या फिर अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय बताना, या नज़रअंदाज करना। तो नज़रअंदाज हमें नहीं करना है और ना ही बच्चों को डांटना है। तो उनका जो भी मानसिक व्यवहार है यदि उसमें हमें बदलाव लाना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण पद्धति हो सकती है वो ये हो सकती है कि सबसे पहले तो हमें उनके जो भी अवांछनीय व्यवहार हैं उनको उनके कारणों का पता लगाना है, और पता लगाने के बाद फिर उनके उपाय के बारे में बताना, यानी कि उनका उपाय करना या जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान करना। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीली शिक्षा शास्त्र, अगम इमारत, दृढ़ मानसिकता, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो समावेशी शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि जो भी शिक्षण प्रणाली है वो लचीली हो। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही रहेगा। हम अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा विश्वविद्यालय में 1969 माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी? मतलब कि किस विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी?
तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। और ये जो माइक्रो टीचिंग की शुरुआत है ये की गई थी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण में बाधा किस कारण से होती है? धर्म के कारण, समानता के कारण, राजनीति या फिर पूर्व धारणा के कारण। तो समाज में जो बाधा उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है पूर्व धारणाओं के कारण, क्योंकि जो पूर्व धारणाएं होती हैं ये ही धर्म को भी प्रभावित कर सकती हैं या राजनीति को भी। जो भी पुरानी रूढ़िवादी धारणाएं चली आ रही हैं वही हमारे सामाजिकरण को या सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, मानव जन्म लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है। यहाँ पर है मानव स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, ये विधान किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने, जीन जैकिस राउसेउ ने या फिर जॉन डीवी ने या किलपैट्रिक ने? तो ये बोला था जीन जैकिस राउसेउ ने, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों का पृथक्करण करना या फिर रूढ़वादिता को मजबूत करना। तो हमें रूढ़वादिता को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है, और समावेशन का मतलब होता है सम्मिलित करना एक साथ सभी को। तो पृथक्करण का मतलब क्योंकि अलग अलग होता है तो ये भी गलत रहेगा, और बच्चों को पढ़ाना ये भी समावेशन से मतलब होता है कि शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्कूल अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षण ग्रहणशील वातावरण बनाना या फिर 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर स्कूल अनुशासन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और इसके अलावा शिक्षण ग्रहणशील वातावरण बनाना। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में किस मनोवैज्ञानिक ने तूफान और तनाव शब्द प्रतिपादित किया है? तो ये सभी को पता होगा और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि ये कहा है कि किशोरावस्था में जो तनाव और तूफान की अवस्था कही है स्टेनले हॉल ने। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में एक क्षति जो उसको सही चलने से रोकती है वह क्या कहलाती है? बग, एरर, वायरस या फिर स्पैम? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 नंबर यानी कि बग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य या फिर बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र? तो समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक शामिल होते हैं, यानी कि वहाँ पर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक भी सम्मिलित रहेंगे। तो ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है स्कूल में, प्रयोगशाला में, भाषा शिक्षण में या फिर भाषा सूचना में? तो भाषा का जो व्यवहारिक ज्ञान है ये सिखाया जाता है स्कूल में। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक किशोर को लगता है कि कोई भी कभी भी प्यार में उतना गहरा नहीं है जितना वह है, ये दर्शाता है। मतलब एक किशोर को ऐसा लगता है कि जितना वह सामने वाले से प्यार करता है उतना और कोई नहीं करता। तो ये क्या दर्शाता है? काल्पनिक श्रोता, व्यक्तिगत कल्पित, आत्म पहचान या पहचान का संकट? तो ये दर्शाता है व्यक्तिगत कल्पित, यानी कि वह स्वयं में ऐसा सोचता है, उसको ऐसा लगता है। तो ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए, केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए, और तीसरा जो ऑप्शन है, शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में
शामिल कर्मियों का समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बालकों का यदि हमें सफल समावेशन करना है तो इनमें से कौन सा आवश्यक है। तो जो पाठ्यक्रम है वो नव्य और सुलभ होना चाहिए, ये भी सही है। इसके अलावा केंद्र का जो भौतिक वातावरण है वो बाधा रहित होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की बच्चों को बाधाएं उत्पन्न ना हो, तो ऐसा वातावरण होना चाहिए, यानी कि बाधा रहित होना चाहिए। तो ऑप्शन ये वाला भी सही है। और इसके अलावा शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में जो भी शामिल कर्मी हैं, यानी कि जो भी शिक्षक होते हैं, तो उनको समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए। तो ये वाला भी सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 डी नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है। तो ये स्कूल से रिलेटेड बात है कि मतलब जो स्कूल में यानी कि वहाँ का जो प्रबंधन होता है, संगठन, प्रशासन या फिर निरीक्षण, तो निर्णय लेने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो ये होता है प्रशासन के अंतर्गत। तो ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर सही रहेगा। आगे बात कर लेते हैं, परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या फिर रुचि से। तो परिपक्वता को हमने जब पढ़ाया था तो परिपक्वता को हमने बताया था कि परिपक्वता हम किसी एक विशेष स्थिति को कहते हैं, यानी कि जहाँ पर विकसित यानी कि विकास शामिल रहता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही यानी कि विकास सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। छात्रों की जांच करके, छात्रों से पूछ करके, या फिर छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण करके, छात्र के माता पिता को पूछकर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कि एक जो शिक्षक है वो छात्रों की क्षमता किस तरीके से मापता है, तो छात्रों ने जो भी कार्य किए हैं उनका विश्लेषण करके। तो ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। और फिर खाली स्थान है कि इसका जो कार्य है जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां निर्माण करवाना है। मतलब कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और इसमें से क्षेत्र, जलवायु, वातावरण या मौसम, इनमें से किसका कार्य इस जन्मजात योग्यता को विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करवाना है। तो जब हमने विकास और वंशानुक्रम पढ़ाया था तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी कि जो भी जन्मजात क्षमताएं होती हैं उसको वातावरण भी प्रभावित करता है। तो किस तरीके से प्रभावित करता है, तो उसको और अधिक विकसित करने के लिए मतलब जो भी जन्मजात योग्यताएं या क्षमताएं हैं उसकी, तो उसको विकसित करना ये वातावरण का भी काम होता है। मतलब वातावरण के माध्यम से इन योग्यताओं को और अधिक विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसी उम्र में बीमारी होती है जिस उम्र में उसके पिता को वह बीमारी हुई थी। यह उदाहरण है जैविक आनुवंशिकता का, सामाजिक आनुवंशिकता का, प्रवृत्ति के हस्तांतरण का या फिर क्षेत्रीय आनुवंशिकता का। तो ये वाला जो मतलब इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा जैविक आनुवंशिकता का, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक या फिर वंशानुगत। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले, यानी कि सिर्फ यदि विकास की बात करें कि विकास को क्या क्या प्रभावित करता है, तो विकास को ये सभी ही कारक प्रभावित करते हैं। बट यहाँ पर सामाजिक विकास की बात हो रही है तो सामाजिक विकास को सामाजिक परिवेशजन्य तत्व ही प्रभावित करेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर्संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई हैं जब हमने पढ़ाया था विकास और वंशानुक्रम को। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसका जो आंसर है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, यानी निरंतर चलता रहता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान का पाठ्यक्रम निम्न में से सभी के लिए होना चाहिए सिवाय निष्पक्षता हासिल करने के लिए, नवीन खोज को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर परीक्षाओं में छात्रों के अंकों को सुधारने के लिए, या परीक्षा तंत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रेखा जो रूपरेखा है 2005 उसके अनुसार विज्ञान का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से सभी के लिए होना चाहिए सिवाय, मतलब किसके अलावा सभी के लिए होना चाहिए, यानी कि इसमें से एक तरीके से नहीं वाला पूछा गया है। तो निष्पक्षता हासिल करने के लिए होना चाहिए, और तो ये वाला हमारा गलत रहेगा। और नवीन खोज को प्रोत्साहित करने के लिए भी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और परीक्षाओं में छात्रों के अंकों को सुधारने के लिए, या फिर परीक्षा तंत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो हमें अंकों में सुधार मतलब अंकों को सुधारने के लिए नहीं होना चाहिए, और परीक्षा तंत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सिवाय पूछा गया यानी कि किसके अलावा, तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे की विद्यालय जीवन का मेल कक्षा के जीवन से होना चाहिए, या फिर बाहरी जीवन से होना चाहिए, या किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, या फिर शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। तो ये भी गलत है, और पूरी तरीके से किताबी ज्ञान ही हमें बच्चों को नहीं देना है, बल्कि जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सेकेंड नंबर की बाहर के जीवन से जोड़ते हुए होना चाहिए। और ये चीज़ें हमने एनसीएफ 2005 में आपको बताई थी, तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना, समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, या फिर विश्लेषणात्मक योग्यता को घोषित करना, या बच्चे के चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो यहाँ पर गणितीयकरण होगा, यानी कि बच्चों की जो भी चिंतन प्रक्रियाएं हैं उनका हमें गणितीयकरण करना। तो ऑप्शन यही वाला सही रहेगा। तो जब भी पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो वो यही है कि बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 अपनी समझ फिर खाली स्थान से प्राप्त की है संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, या फिर रचनावादी सिद्धांत। तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है, इसने जो अपनी समझ प्राप्त की है वो रचनावादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। यानी कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 है इसने भी रचनावादी पर जोर दिया है, तो ऑप्शन 4 नंबर सही रहेगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के मूल्यांकन में विद्यार्थियों के किस योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए? उच्च नियम के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने, विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों को सही रूप में बताने, या फिर संकल्पना की समझ को दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में व्यवहार में लाने। तो ऑप्शन हमारा तीसरा ही सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को सूचित करता है, मतलब जो व्यापक मूल्यांकन है वो किसके निर्धारण को सूचित करता है? सह अध्यापन प्रवृत्ति को, या फिर सैद्धांतिक विषयों को, या शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों, यहाँ पर शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों दोनों होगा, और संकलित निर्धारण परीक्षण। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला, यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों के निर्धारण को सूचित करता है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुसुमायोजन का लक्षण नहीं है? अपने सहपाठियों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, और नाखून चबाना या काटना, सामवेगिक परिपक्वता, या फिर हकलाना। तो कुसुमायोजन का लक्षण नहीं है, यानी कि नहीं वाला पूछा गया है,
तो हकलाना भी होगा, नाखून चबाना या काटना और लड़ाई झगड़ा करना ये भी होगा। सामवेगिक परिपक्वता ये वाला जो है ये कुसुमायोजन का लक्षण नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है? अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, निम्न बुद्धि लब्धि होती है, या फिर तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं, या दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। तो बात यहाँ पर हो रही है प्रतिभावान बालकों की। तो दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ नहीं होंगे क्योंकि वो प्रतिभावान हैं काफ़ी ज़्यादा, तो असमर्थ नहीं होंगे। और इसके अलावा निम्न बुद्धि लब्धि भी नहीं होगी और अपनी आयु के बालकों से पिछड़े हुए भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो तीसरा नंबर, यानी कि तीव्र निर्णय लेने की क्षमता एंड आत्मविश्वासी होते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ भी मिलेंगी, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु है, मतलब उपचारात्मक शिक्षण का हेतु है नई भाषा वस्तु को दाखिल करना, तत्कालीन पढ़ाई वस्तु की कसौटी, या फिर सही तरीके से ना पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना, या पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है कि पहले बच्चों की समस्याएं देखी जाती हैं, उसके बाद उन समस्याओं का समाधान करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है नई भाषा वस्तु को दाखिल करना, ये वाला गलत रहेगा। तत्कालीन पढ़ाई गई वस्तु की कसौटी, ये भी गलत रहेगा। और सही तरीके से ना पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। तो यहाँ पर सही तरीके से मतलब है कि कोई भी चीज़ आपने मतलब कुछ भी बच्चों को बताया है या कुछ भी पढ़ाया है, तो वो यदि मतलब उस तरीके से यदि बच्चे नहीं सीख पाए हैं तो आपको फिर से दूसरे तरीके से पढ़ाना होगा। तो मतलब उसको उपचार करने के लिए जो भी उसको समस्याएं आई हैं उसको फिर दूसरे ढंग से समझाना होगा। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है ये तीसरा वाला ही सही हो जाएगा कि सही तरीके से ना पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। तो ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।